वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे कैग बोला जाता है इंग्लिश में। इसे हम लोग आर्टिकल 148 से 151 के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक ऐसा पद है जो संचित निधि यानी आय व्यय से संबंधित जितने भी मामले हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा देखा जाता है। आय व्यय, देश में जितने भी आय व्यय हो रहे हैं, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में डिटेल में डिस्कशन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसे हम लोग आर्टिकल 148 से 151 में इसे पढ़ते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151। आर्टिकल 148 में क्या हम लोग पढ़ते हैं? आर्टिकल 148 में कैग का पद यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है उसके बारे में हम लोग किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? 148 में। उसी तरह 149 में क्या पढ़ते हैं? कार्य एवं शक्तियां, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्य एवं शक्तियां हैं वो हम किस आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं? 149। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी इनका क्या कार्य होता है, ये क्या करते हैं? लेखन परीक्षण यानी लेखा परीक्षण केंद्र और राज्य, यानी केंद्र और राज्य का एक मुखिया, यानी केंद्र और राज्य का एक मुखिया जो लेखा संबंधित जो कार्य होते हैं वो कौन देखते हैं? क्या देखते हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसी तरह सार्वजनिक धन, लोक वित्त का संरक्षण, आय व्यय का ऑडिटिंग, यानी सार्वजनिक धन, आय व्यय का संरक्षण, ऑडिटिंग, ये सब कार्य कौन देखते हैं? आय व्यय का ऑडिटिंग, ये सब कार्य कौन देखते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी कैग का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद किसको कहा गया है? कैग को, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नियुक्ति, यानी इनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है कैग का नियुक्त, कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ किनके समक्ष लिया जाता है? इस पद का शपथ किनके समक्ष लिया जाता है? राष्ट्रपति के समक्ष, यानी राष्ट्रपति के समक्ष ही इनका शपथ भी दिलाया जाता है। त्यागपत्र, यानी त्यागपत्र भी ये किनको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपा जाता है। उसी तरह इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूर्ण हो चुका हो। इसे हम लोग समझेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति महालेखा परीक्षक बन रहा है, उसकी आयु है 50 वर्ष है उसकी आयु, तो वो 6 वर्ष तक यानी 56 ईयर तक वो, यानी 65 वर्ष से कम है 56, तो 6 वर्ष वो अपना पूर्ण अवधि जो है पूरा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बन रहा है 60 वर्ष में, कोई व्यक्ति 60 वर्ष में इस पद को ग्रहण कर रहा है, तो वो 6 वर्ष तक इस पद पे नहीं रह सकता, क्योंकि ये 65 से ज्यादा हो जाता है 66, तो ये 5 वर्ष तक ही, यानी या 6 वर्ष पूर्ण हो या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी 65 वर्ष की आयु से पहले होना चाहिए, तभी वो 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर सकते हैं। अगर 60 वर्ष है तो वो 6 वर्ष की आयु उस पद पे नहीं पूरा कर सकते, वो 5 वर्ष की आयु पूरा कर सकते हैं, यानी 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए उतने अवधि तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं।
उसके बाद हटाने की प्रक्रिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो हटाने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो हटाने की प्रक्रिया है, उन्हीं प्रक्रिया के तहत हम जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटा सकते हैं, यानी हम लोग उन्हीं प्रक्रिया के तहत उनको हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ जो पद में हटाने की प्रक्रिया लाया जाता है तो एक कमेटी का गठन किया जाता है। वो कमेटी संसद में पेश करती है वो अपना सुझाव, यानी उस व्यक्ति के बारे में जो न्यायाधीश है या महालेखा परीक्षक, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है, उनके कमियों को रखते हैं संसद में दोनों सदनों में, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाने के बाद, यानी दोनों में बहुमत से पास हो जाने के बाद तब किनके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तब राष्ट्रपति अगर उसे पास कर देते हैं, यानी राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देते हैं, तब जाकर के उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। यानी ये सारी प्रक्रियाओं के तहत गुजरना पड़ता है एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। उसी तरह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया को भी हटाने का प्रावधान इसी तरह है। अब हटाने की प्रक्रिया देख चुके हैं कैसे है, समझ चुके हैं। अब देखते हैं इनके कार्य एवं शक्तियाँ। इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्य एवं शक्तियाँ वो क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य, यानी मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए ये कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल केंद्र के लिए ही कार्य करते हैं, राज्य के लिए भी ये कार्य करते हैं, क्योंकि केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए ये क्या कार्य करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो ये केवल केंद्र के लिए ही कार्य करते हैं कि केवल राज्य के लिए, नहीं, ये दोनों के लिए कार्य करते हैं। उसी तरह दूसरा, संचित निधि या आकस्मिक निधि धन व्यय पर परीक्षण करते हैं, यानी संचित निधि जो है और आकस्मिक निधि जो और धन व्यय, इन सब पर जो है ध्यान रखते हैं, इन सब पर परीक्षण करते हैं, जो कहाँ कहाँ किस तरह से खर्च हुआ है उस पर ये ध्यान देते हैं। उसी तरह केंद्र जो है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपना रिपोर्ट किनको सौंपती है, केंद्र में राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो रिपोर्ट कहाँ सौंपते हैं, संसद में, यानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति उसे प्रस्तुत करते हैं। यानी ये केंद्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पहले राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जो है संसद में प्रस्तुत करते हैं, ये संसद में डायरेक्ट प्रस्तुत नहीं करते। उसी तरह राज्य में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किनको सौंपते हैं अपना रिपोर्ट, राज्यपाल को, और राज्यपाल जो है राज्य में जो होता है विधानमंडल, उनमें ये रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो ये केंद्र और राज्य में, केंद्र में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राज्य में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किनको सौंपते हैं, राज्यपाल को। उसी तरह उसके बाद क्या पॉइंट है, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र आंख कान के रूप में कार्य करते हैं, यानी लोक लेखा समिति के जो मार्गदर्शक या मित्र या आंख या कान के रूप में जो कार्य करते हैं वो कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है लोक लेखा समिति के कार्यों में भी सहायता करते हैं, यानी उनके मार्गदर्शन देते हैं, इस तरह से कार्य करना चाहिए, ये अपना सुझाव देते हैं। और इतना बड़ा जो पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके पद को कुछ स्तर पर स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से स्तर है। जैसे नियुक्ति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो चुनाव के द्वारा नहीं किया जाता, ये नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो चुनाव के द्वारा हम लोग इसे नियुक्त नहीं करते हैं। उसी तरह इनको हटाने का जो प्रावधान है वो हटाने का भी प्रावधान राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं है। ये जो है अपने कार्यकाल यानी 6 वर्ष तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो चुका हो
उतने समय तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो ये जो है प्रसाद पर्यंत नहीं हुआ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति अपने मन से इसे नहीं हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति जो हटाते हैं इन्हें, संसद में बहुमत पारित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये जो है भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से उनके पद से हटाते हैं। इनके वेतन जो है, वेतन किस प्रकार इनको दिया जाता है? संचित निधि से, यानी संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है उससे जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन का प्रावधान है उसी से दिया जाता है। पद त्याग, यानी ये अपने पद त्याग जो करते हैं वो किनको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। तो इन्हीं सभी बिंदु से हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो है कुछ हद तक जो है स्वतंत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि सरकार का जो धन है, जो जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो भी आय व्यय खर्च हो रहा है, ये आय व्यय जो है जनता का है। तो जनता के धन को एक अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए ही ये पद को बनाया गया है। उनके धन को गलत तरीके से यूज ना किया जाए, उसी के लिए ये पद को बनाया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को। अभी भारत में वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी अभी जो है वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कब ये अपने पद को धारण किए, कब से ये पद पे हैं? जून 2023 से, यानी जून 2023 से जो है नियंत्रक एवं महालेखा पद पर अभी कौन कार्यरत है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये था हमारा डिटेल में डिस्कशन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में। डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो ये आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किए हैं। सबसे पहला ये कौन से आर्टिकल में 148 से 151, उसके बाद इनका पद की जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा किया जाता है, शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है, अभी वर्तमान में कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत के। तो ये डिटेल में डिस्कशन था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।